हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और भूगोल विषय के तहत हम लोगों ने पिछली 2 कक्षाओं में देखा है कि भूगोल में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, और फिर उसके बाद की कक्षा में आपने देखा कि भूगोल में जो भौतिक भूगोल का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो शुरू होता है ब्रह्मांड से, यानी ब्रह्मांड किसे कहते हैं, ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई है, विद्वानों ने इसके विषय में क्या क्या मत दिए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में देख ली और अब हम लोग आगे देखते हैं कि उसकी आगे की जो चीजें हैं वो क्या है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि ब्रह्मांड से संबंधित और भी महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है। देखिए, कल तक मैंने आप लोगों को ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसके बाद फिर ब्रह्मांड ढेर सारी आकाश गंगाओं से मिलकर बना होता है, फिर हमारा जो सौर मंडल है वो किस आकाश गंगा का भाग है। ठीक है, हमारी जो पड़ोसी आकाश गंगा है वो कौन सी है, और नवीनतम ज्ञात आकाश गंगा का नाम क्या है। यहां तक हम लोगों ने कल की क्लास में देख लिया। आज अब देखिए हम लोग देखते हैं निहारिका से, यानी निहारिका क्या है, निहारिका क्या होती है। देखिए, निहारिका जो होती है आकाश गंगा में स्थित धूल और गैस के मेघ होते हैं, यानी आकाश गंगाओं में धूल और गैस के बने बादल होते हैं। यदि गैस उद्दीप्त होती है अथवा मेघ सीधे प्रतिबिंबित होते हैं या अधिक दूरी की वस्तुओं से प्रकाश ढक जाता है तब निहारिका दिखाई, यानी दूर की वस्तुओं से प्रकाश ढक जाता है तब जाके ये दिखाई देती हैं, ऐसे जनरली दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो एक तरह से ये बादल के रूप में है और गैस और धूल के बादल है, तो आपको क्लियरली नहीं दिख पाते हैं। इस दिखने के 2 ही कारण है, जब गैस उद्दीप्त होती है तब दिखते हैं और प्रकाश ढक जाता है। ठीक, ये है निहारिका। अभी मैं देखिए फिगर के माध्यम से आपको इन सब चीजों को दिखा दूंगा, देखिएगा आप लोग कि ये हमारा ब्रह्मांड जो है वो किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है। अब देखिए निहारिका के बाद हम लोग आते हैं तारा की, स्टार। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारा जो सौर मंडल है वो सूर्य का परिवार है और सूर्य का जो सौर मंडल है वो क्या है, सूर्य अपने आप में एक तारा है। तो देखिए तारे होते क्या है, तारे उष्ण चमकती हुई गैस के भाग होते हैं जो निहारिकाओं से उत्पन्न होते हैं। देखिए सीरियल वाइज पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग कि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाद आकाश गंगा, आकाश गंगा में ढेर सारी निहारिकाएं होती हैं और फिर उन निहारिकाओं में क्या होते हैं, तारे निहारिकाओं से उत्पन्न होते हैं। ये आकार, द्रव्यमान और तापमान में सूर्य के व्यास से 450 गुना छोटे से 1000 गुना बड़े तक होते हैं, यानी इनका जो द्रव्यमान होता है वो सूर्य से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों तरह के होते हैं, छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं। देखिए इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1/20 से ऊपर या 50 से ऊपर तथा उसके धरातल का तापमान 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से 50,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया है। इनका टेम्परेचर देखिए कितना होता है कि 3000 डिग्री मिनिमम होता है और मैक्सिमम 50,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनका तापमान, यानी बहुत ज्यादा हीट, एक्सेस हीट। ठीक है, इसी चीज को जैसे यहाँ 450 गुना है, 1000 है, उसी को इस प्रकार से दिखाया गया कि 1/20 से लेकर 50 गुना ऊपर तक होता है। देखिए फिर तारों का जो रंग हमें दिखाई देता है, कुछ तारे नीले दिखाई देते हैं, कुछ लाल दिखाई देते हैं, कुछ गुलाबी दिखाई देते हैं, कुछ पीले दिखाई देते हैं। तो इसको क्या कारण है, देखिए तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है और उनकी आयु का सूचक है, यानी
तारों का जो रंग होता है वो उनके निर्माण पर निर्भर होता है और वो उनकी आयु बताता है। ठीक है, यानी उनका तापमान कितना है, उनका निर्माण कितना पुराना है, नए हैं कि बहुत पुराने हैं, वो इससे पता चलता है उनके कलर से। ठीक है, देखिए जो तारा जितना चमकीला होता है उसकी आयु उतनी कम होती है। यानी जो तारा हमें बहुत ज्यादा चमकीला दिखाई देता है उसकी एज कम होती है। इसका मतलब कि वह तारा अब धीरे धीरे क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। ठीक, देखिए तारों में जो गैस होती है, यदि बने हुए गैस के, तो गैस होती कौन सी है, तो तारों में पाई जाने वाली गैस देखिए कौन कौन सी होती है, हाइड्रोजन, हीलियम तथा कुछ अन्य तत्व भी होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा क्या है, हाइड्रोजन 71% है और हीलियम है 26.5%। यानी आप देखेंगे तो 97.5% यही दोनों गैसें हैं, उसके बाद कुछ अन्य तत्व भी हैं। तो यही मिलकर तारों का निर्माण करते हैं। इसीलिए देखिए हाइड्रोजन जो है बहुत ही ज्वलनशील गैस है, हीलियम भी उसी प्रकार से है। तो ये जब आपस में इनमें संलयन होता है या विखंडन होता है तो बहुत ज्यादा ऊर्जा रिलीज होती है, जिसकी वजह से ये चमकते हुए जलते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक, तारों में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन की प्रक्रिया पाई। देखिए मैंने बताया कि जो हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, तब जाके इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, अब देखिए तारों का जीवन चक्र। ठीक है, तारों का जीवन चक्र देखिए कैसे, ब्रह्मांड अनंत गैलेक्सियों का सम्मिलित रूप है। पहले से आप लोगों ने देख लिया कि विभिन्न प्रकार की गैलेक्सियां मिलके ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। प्रत्येक गैलेक्सी में लाखों तारे हैं, ठीक, जिनका निर्माण निहारिकाओं से होता है। देखिए पीछे सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया कि ब्रह्मांड आकाशगंगा से, आकाशगंगा निहारिका से और निहारिका से तारे। फिर देखिए गुरुत्वाकर्षण बल से गैस एवं धूल के बादलों का गोले के आकार में संगठन, गति, उच्चताप, संलयन अभिक्रिया एक तारे के निर्माण का कारक है। यानी इतने सारे कारक हैं जो एक तारे का निर्माण करते हैं। इनके बीच का आपस का गुरुत्वाकर्षण बल यानी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। फिर उसके बाद इनमें बहुत तेज गति होती है, फिर इसका तापमान बहुत ज्यादा होता है, फिर इसमें संलयन की अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलकर इनको एक प्रकार के गोले के रूप में बदल देते हैं। दिखते हैं, हमें देखने से दूर से लगता है कि कोई गोला है, एक्चुअल में वो कोई गोला पदार्थ नहीं होता है। वो होते क्या है, धूल और अन्य कणों के बादल होते हैं, गैसों के बादल। ठीक, तारे के विकास के क्रम में प्रथम अवस्था जो होती है वो प्रोटोस्टार का निर्माण करती है। यानी जो तारा सबसे पहले बनना शुरू होता है तो जो उसका फर्स्ट स्टेज है वो क्या है, प्रोटोस्टार। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद देखिए इस तारा विकास की मुख्य अवस्था में प्रवेश करता है। यानी सबसे पहले प्रोटोस्टार बनता है, उसके बाद मेन स्टार बनता है, मुख्य तारा। ठीक है, फिर देखिए सूर्य के आकार का तारा इस अवस्था में 10 बिलियन वर्ष तक रहता है। यानी सूर्य के साइज का जो तारा होता है वह इस अवस्था में कितने समय तक रहता है, 10 बिलियन वर्ष तक। देखिए बहुत लंबा वर्ष है। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, और 100 मिलियन इज इक्वल टू 1 बिलियन। ठीक है, तो बहुत ज्यादा वर्ष हो जाता है। फिर देखिए इसके पश्चात तारे का हाइड्रोजन विनिष्ट होने लगता है और वह मृत्यु की ओर अग्रसर, यानी जब उसकी हाइड्रोजन धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म होने लगती है और वो फिर मृत होने लगता है, यानी मरने लगता है, उसकी आयु घटने लगती है और लास्ट में क्या हो जाता है, वो मर जाता है, उसमें विखंडन हो जाता है, टूट जाता है।
किसी तारे की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर करती है, यानी कौन सा तारा कितने दिन तक चलेगा रहेगा वो उसके आकार पर डिपेंड करती है। ठीक है, सूर्य के आकार यानी एक सोलर द्रव्यमान के तारे की अवधि कितनी होती है? 10 बिलियन वर्ष, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया। यानी जितना बड़ा हमारा सूर्य है उतना बड़ा अगर कोई और तारा है तो कितने वर्ष तक रहेगा? 10 बिलियन वर्ष तक रहेगा। ठीक है, और यदि उससे छोटा है तो उसकी आयु और भी होगी, बड़ा है तो कम होगी। तो इस प्रकार से जितना तारा बड़ा होता है उसकी जीवन अवधि उतने ही कम होगी। जब बढ़ता जाएगा हाइड्रोजन का विखंडन होता जाएगा, फैलता जाएगा, और फिर लास्ट में एक समय आएगा कि सब अलग अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे। सूर्य से 50 गुना बड़े तारे का जीवन सिर्फ कुछ मिलियन वर्ष का ही होता है। ठीक है, मैंने बताया कि जो जितना बड़ा होगा उसकी आयु उतनी कम होती चली जाती, छोटा रहेगा तो आयु ज्यादा। देखिए, विकास की मुख्य अवस्था से निकलकर तारा वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है। यानी तारा जब विकास की अवस्था को क्रॉस करता है तो वो अब कौन सी अवस्था में प्रवेश करता है? वृद्धावस्था। जैसे देखिए मनुष्य भी है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है? वो वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है। तो उसी प्रकार से तारे भी होते हैं। सबसे पहले इनका निर्माण अवस्था होगी, फिर विकास की अवस्था होगी, फिर लास्ट में वृद्धावस्था यानी मृत्यु की अवस्था होगी। देखिए, इसमें उसकी बाहरी सतह फैलती है, यानी जो बाहर का जो सतह है वो धीरे धीरे फैलना शुरू करेगा और वह ठंडा होता है, उसकी चमक कम होने लगती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब ठंडा होने लगेगा उसकी चमक कम हो जाएगी। यह जो प्रक्रिया है, जब वह ठंडा होकर उसकी चमक कम होने लगती है तो इसको कहा जाता है रक्तदानव, यानी रेड जायंट। यानी आपको आसमान में दिखेगा, चित्रों में दिखेगा कि बहुत लाल दिखता है, बहुत गंभीर लाल दिखता है, तो इसको कहा जाता है कि यह रेड जायंट या सुपर रक्त दानव है। लगता है कोई बहुत खतरनाक राक्षस है, कोई ऐसी आकृति है जो राक्षस जैसी प्रकृति प्रतीत होती है। रक्त दानव या सुपर रक्त दानव अवस्था में क्रमशः नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा अपने आकार के अनुरूप मृत्यु की 3 दशाओं, देखिए जब इसमें विस्फोट हो जाता है, अलग हो जाता है, तब ये 3 दशाओं को प्राप्त करता है। देखिए, एक है कृष्ण वामन यानी ब्लैक ड्वार्फ, दूसरा देखिए न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन तारा, और या कृष्ण वीवर, या फिर इनमें से कोई एक प्राप्त करता है, यानी जो इस प्रकार है। यानी ये 2 हो गए, पहला कृष्ण वामन ब्लैक ड्वार्फ या न्यूट्रॉन स्टार, ये तो 2 हो गए। या तो ये दोनों अवस्थाओं को प्राप्त करेगा या फिर इनमें से कोई एक, जैसे इस सूर्य के सदृश छोटा तारा, यानी सूर्य के जैसा दिखने वाला छोटा तारा हो सकता है। रक्तदानव अवस्था एवं नोवा विस्फोट के पश्चात यदि अवशेष सार्थिक द्रव्यमान 1.44 गुना की सीमा के अंदर होगा तो तारा श्वेत वामन बनेगा। ठीक है, यानी इसके बाद वह व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, श्वेत वामन बनेगा। अंत में कृष्ण वामन यानी ब्लैक ड्वार्फ के रूप में मृत्यु की अंतिम अवस्था को प्राप्त। इसके बाद क्या बनेगा? श्वेत दानव। सबसे पहले देखिए कृष्ण वामन, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन स्टार, उसके बाद सूर्य सदृश तारा, और लास्ट में जब ये टूटेगा तो फिर क्या बन जाएगा? व्हाइट ड्वार्फ, यानी व्हाइट ड्वार्फ होगा। फिर उसके बाद ब्लैक ड्वार्फ, पूरी तरह से ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद देखिए मध्यम आकार के तारे, सुपर रक्त दानव अवस्था के पश्चात सुपरनोवा विस्फोट के बाद अवशेष
1.44 सार्थिक द्रव्यमान से 3 सौरिक द्रव्यमान, देखिए सौरिक होगा, था दिख रहा है, सौरिक द्रव्यमान से 3 सौरिक द्रव्यमान तक रहने वाले तारे न्यूट्रॉन तारे कहलाते हैं। ठीक है, और ये फिर उसी में कन्वर्ट हो। फिर देखिए बड़े आकार के तारे, सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात सौरिक द्रव्यमान से अधिक अवशेष वाले 3 सौरिक द्रव्यमान से अधिक अवशेष वाले तारे कृष्ण विवर या ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाते हैं। और ब्लैक होल के बारे में जैसा आप लोग जानते हैं, ये बहुत ही सघन पिंड होता है जिससे प्रकाश भी पार नहीं कर पाता है, तो ये उसमें कन्वर्ट, यानी 3 प्रकार के आकार इसके होते हैं। सबसे देखिए सूर्य के जैसा छोटा तारा, मध्यम आकार का तारा और बड़े आकार का तारा, तो इन तीनों में से किसी में भी वह कन्वर्ट हो सकता है। तो आइए चलिए देखते हैं एक बार सौर मंडल का जो किस प्रकार से दृश्य है। देखिए ये ब्रह्मांड का आपको देखिए दृश्य दिख रहा है, इसमें देखिए आपको अनगिनत आकृतियां, खगोलीय पिंड सब दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें से देखिए अब इसमें कुछ आकाश गंगाएं हैं, कुछ तारे हैं, कुछ निहारिकाएं हैं। ठीक है, ढेर सारे हैं, इसी में कुछ ग्रह हैं, कुछ छोटे छोटे उल्का पिंड हैं, कुछ धूमकेतु हैं, तो असंख्य रूप में दिख रहे हैं। देखिए इसमें आपको देख रहे हैं। अब इसी में देखिए जो कुछ कुछ एकदम नजदीक से दिख रही हैं, बहुत ज्यादा प्रकाश दिख रहा है, बहुत ज्यादा क्षेत्र में दिख रही हैं, तो क्या है, ये भी इसी प्रकार की क्या है, आकाश गंगाएं हैं। देखिए ढेर सारा ऐसा लग रहा है कि सब घिरे हुए हैं, एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं, और इनमें प्रकाश भी देखिए आपको काफी दिख रहा है। ठीक है, देखिए ढेर सारे खगोलीय पिंड दिख रहे हैं, सब किसके पार्ट है, ब्रह्मांड के पार्ट है। देखिए अब देखिए आगे देखिए यहां पर एक आकाश गंगा का देखिए, फिर देखिए ये आकाश गंगा देखिए ऐसा लग रहा है कि चक्री के आकार की घूम रही है, और इसमें असंख्य तारे चारों तरफ फैले हुए। ये आकाश गंगा का चित्र। अब इसमें देखिए बहुत सारी निहारिकाएं दिख रही हैं, देखिए धूल और बादल के इस तरह से दिख रहे हैं, साइड साइड से, किनारे किनारे। फिर उसके देखिए अगल बगल बहुत सारे तारे हैं, देखिए रंग बिरंगे, कोई नीला है, कोई पीला है, कोई लाल है, इस प्रकार से दिख रहे हैं। उसके बाद देखिए इनकी देखिए आकृति, देखिए एकदम नजदीक से देखिए, ये देखिए जैसे लग रहा है कि चक्कर काट रहे हैं, एकदम लाल सा चमक रहा है। देखिए यहाँ पे सूर्य आपको दिख रहा है, यानी सूर्य का प्रकाश आपके पास पहुंच रहा है, हमें दिख रहा है कि सूर्य चमक रहा है। देखिए सब तारे टिमटिमा रहे हैं। फिर देखिए अब देखिए आकाश गंगा का और नजदीक से चित्र देखिए, ये आकाश गंगा है, इसके देखिए अगल बगल बहुत सारे खगोलीय पिंड दिख रहे हैं आपको। देखिए यहाँ भी कुछ खगोलीय पिंड है। फिर देखिए उसके जस्ट बगल में दूसरी आकाश गंगा है। ठीक है, फिर इसके देखिए अगल बगल में कुछ खगोलीय पिंड दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए इस प्रकार से देखिए, तो ढेर सारी आकाश गंगाएं हैं, और उसमें ढेर सारे ताराएं हैं, निहारिकाएं हैं। ये देखिए जो खगोलीय पिंड हैं बहुत सारे, देखिए सब कहाँ कहाँ एक कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहे हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से ये हमारे सौर मंडल के ही खगोलीय पिंड है, जैसे जो विभिन्न प्रकार के ग्रह हैं। ठीक है, देखिए सब दिख रहे हैं, उनकी आकृति है। देखिए अब देखिए ये हमारे सौर मंडल के जो सदस्य हैं। ठीक है, देखिए यहां सूर्य है, और सूर्य के जस्ट बगल में देखिए बुध है, और बुध के बगल में शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। ठीक है, तो ये देखिए किस प्रकार से ये दिखाया जा रहा है कि ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे हैं और एक दूसरे से
किस प्रकार कितनी दूरी में है। ठीक है, ये सारी चीजें देखिए, ये सब खगोलीय पिंडों के। आइए चलिए देखते हैं आगे की चीज। ये तो हो गया तारों के प्रकार, यानी तारे टूट के कैसे कैसे विखंडित हो जाते हैं। अब देखिए जो विभिन्न प्रकार के तारे होते हैं तो वो क्या क्या होते हैं, देखते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे देखिए अभी मैंने आप लोग को ऊपर बताया कि लाल दानव या रक्त दानव, ठीक है, रेड जायंट। ये देखिए क्या होते हैं, ये मृत्योन्मुख तारे होते हैं। जब किसी तारे में हाइड्रोजन घटने लगती है तो उनमें लालिमा दिखने लगती है, इसीलिए इन्हें रेड जायंट्स कहते हैं। सारी चीजें ऊपर आप लोगों ने देखा, अब इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप में देख लेते हैं कि रेड जायंट होता क्या है। तो जो तारा मरने लगता है, जिस तारे का अंत होने लगता है, तो उसकी लालिमा धीरे धीरे क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, और उसमें हाइड्रोजन घटने, जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी तो तारा मृत हो जाएगा। यानी जब तक उसमें हाइड्रोजन रहेगी, जब तक वो हाइड्रोजन जलती रहेगी, तब तक तारा लाल दिखेगा। जैसे हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, वो तारा खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो वही अवस्था है ये रेड जायंट। फिर देखिए वामन तारे, ड्वार्फ स्टार, ये क्या होते हैं, देखिए जिन तारों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है वे वामन तारे कहलाते हैं। यानी ऐसे तारे जिनका प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है, यानी इनका प्रकाश बहुत ज्यादा नहीं होता है, कम होता है, तो उन तारों को क्या कहते हैं, वामन तारे। फिर देखिए युग्म तारे, बाइनरी स्टार, ये लिखता है कि जैसे दो तारे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो होता किस वजह से है, देखिए गुरुत्वाकर्षण की वजह से। यानी गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में बंधे तारे, जिनमें एक तारा सामान्यतः दूसरे की अपेक्षा मंद होता है, युग्म तारे कहलाते हैं। यानी दो तारे लगेगा कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और वो होता किस वजह से, गुरुत्वाकर्षण के बल से। इन दोनों तारों में एक तारा जो है बहुत मंद गति से घूमता है और दूसरा बहुत तेज गति से। नोवा आप लोगों ने सुना होगा, नोवा, सुपरनोवा, देखिए क्या है, कभी कभी एक धुंधला तारा अत्यधिक चमक के साथ अचानक दिखाई देता तथा बाद में अपने मूल स्तर पर वापस मंद पड़ जाता है। तो इस प्रकार के तारों को क्या कहते हैं, नोवा कहते हैं। यानी कुछ ऐसे तारे होते हैं जो अचानक कुछ समय के लिए थोड़ा ज्यादा चमकने लगते हैं, फिर अपनी पुरानी अवस्था में आ जाते हैं। तो इन प्रकार के तारों को क्या कहते हैं, नोवा कहते हैं। यानी प्रकाश बढ़ता है, घटता है, यानी हाइड्रोजन जब ज्यादा ज्वलनशील हो जाती है तो प्रकाश ज्यादा हो जाता है, जब वह मंद हो जाती है तो प्रकाश कम हो जाता है। तो इस प्रकार के तारों को क्या कहते हैं, नोवा कहते हैं। फिर देखो अब उसी नोवा को सुपरनोवा, यानी उसी का थोड़ा सा विस्तृत, जैसे 20 से अधिक मैग्नीट्यूड वाले तारे को सुपरनोवा कहते हैं। यानी वही नोवा की जब प्रक्रिया बहुत तेजी से होने लगती है, बहुत जल्दी जल्दी होने लगती है, तो उसी को सुपरनोवा की संज्ञा दी जाती है। देखिए न्यूट्रॉन तारा, देखिए सुपरनोवा विस्फोट में बिखरे न्यूट्रॉन युक्त तारी पदार्थ न्यूट्रॉन तारा कहलाते हैं। यानी जब सुपरनोवा में विस्फोट होता है तो जो तारे बिखर कर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो न्यूट्रॉन के रूप में जब बिखर जाते हैं तो उस प्रकार के तारे को क्या कहा जाता है, न्यूट्रॉन तारा। फिर देखिए पल्सर्स, ये क्या होते हैं, ये देखिए घूमते हुए न्यूट्रॉन तारा को पल्सर कहते हैं, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे छोड़ते हैं। यानी जो न्यूट्रॉन तारे होते हैं जब वह घूमते हुए दिखाई देते हैं तो उनसे विद्युत चुंबकीय तरंग निकलती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है। तो इस प्रकार के जो तारे हैं उनको क्या कहते हैं, पल्सर कहते हैं। ठीक, देखिए बहुल तारे, मल्टीपल स्टार, ये क्या होते हैं, दो या दो से अधिक तारों का निकाय बहुल तारा कहलाता है। यानी कई तारे एक दूसरे में आपस में जुड़े जैसे दिखते हैं, तो इस प्रकार के तारों को क्या कहा जाता है, बहुल तारे, यानी मल्टीपल स्टार।
अब देखिए ध्रुव तारा, ये भी आप लोगों ने बहुत सा किताबों में पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा कि ध्रुव तारा क्या होता है। कुछ लोग कहते थे कि प्राचीन काल में लोग ध्रुव तारे के माध्यम से दिशा का पता लगाते थे, और आप लोगों ने सुना होगा कि यह तारा लोगों के द्वारा कहा जाता था कि उत्तर की दिशा में दिखाई देता है। यानी जब यह तारा लोग देखते थे तो उनको पता चल जाता था कि यह दिशा उत्तर है, तो उसके बाद बाकी दिशाओं का पता चला। प्राचीन काल में लोग तारे को देखकर दिशा का ज्ञान प्राप्त करते थे। ध्रुव तारा एक तारा है जो ठीक पृथ्वी के उत्तर में है। देखिए जो भी मैंने बताया, यह बताना कठिन है कि ध्रुव तारा पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। ठीक है, यानी ये किसी ने अभी तक पता नहीं लगा पाया है कि पृथ्वी से कितना बड़ा है, बस ये पता है लोगों को कि पृथ्वी से उत्तर दिशा में दिखता है। ठीक है, तो इससे लोगों ने पहले दिशा का पता लगाया था कि दिशा किधर कैसे है। ठीक, देखिए इसकी दूरी जो है पृथ्वी से 47 प्रकाश वर्ष है। देखिए जो लंबी दूरी होती है उसको किस में मापा जाता है? प्रकाश वर्ष में। तो उसकी दूरी हमारी पृथ्वी से कितनी है? 47 प्रकाश वर्ष है। अब देखिए सप्तर्षि यानी ग्रेट बियर, इस प्रकार के तारों को भी आप लोगों ने देखा होगा। यानी 7 तारों का जो समूह होता है वो 7 ऋषियों के नाम पर इनका नाम रख दिया गया है, तो इन्हीं को सम्मिलित रूप में कहा जाता है सप्तर्षि तारा। यानी 7 तारे होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए दिखते हैं माला के रूप में, ऐसे ऐसे इस तरह से। ठीक है, तो इन तारों को सप्तर्षि तारा कहा जाता है। देखिए ये तारे कौन कौन से कैसे हैं। सप्तर्षि 7 तारों का समूह है, यह आकाश में उत्तर की ओर दिखाई देता है। इन 7 तारों के नाम देखिए क्या क्या है, यानी ये तारे उत्तर दिशा में दिखते हैं। ठीक है, देखिए इनका ऋषि मुनियों के नाम पर नाम रखा गया, इसलिए इसको हम लोग सप्तर्षि कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको क्या कहता है? ग्रेट बियर। देखिए यानी भालू की तरह दिखता है। जब आप देखेंगे खगोली पिंड वाली जो आकृति देखेंगे तो उसमें ये भालू की तरह दिखते हैं। पहले का नाम क्या है? ऋतु, दूसरे का पुलह, तीसरे का पुलस, चौथे का क्षत्रिय, 5वें का अंगिका, 6ठे का वशिष्ठ और 7वें का मारीच। ठीक है, ये 7 तारे। अब देखिए क्वासर्स क्या होते हैं, इनको भी देख लीजिए। तो क्वासर्स जो देखिए क्या होते हैं कि ब्रह्मांड में बिखरे अर्धतारीय पदार्थ जिनसे रेडियो तरंगे निकलती हैं, क्वासर्स कहलाते हैं। यानी ब्रह्मांड में कुछ ऐसे भी आकृतियां जो अर्ध तारे की तरह दिखती हैं, मतलब आधे तारे की तरह दिखती हैं, और उनसे रेडियो तरंगे निकलती हैं। ठीक है, रेडियो वेव निकलती हैं। तो इस प्रकार के जो खगोलीय पिंड होते हैं उनको क्या कहा जाता है? क्वासर्स कहा जाता है। ठीक, अब देखिए हम लोग देखते हैं ब्लैक होल के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ब्लैक होल के बारे में किसने पता लगाया था। तो हमारे देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं जिनका नाम था एस चंद्रशेखर, तो उन्होंने इसके बारे में पता लगाया। देखिए कृष्ण विवर या ब्लैक होल, देखिए क्या होता है, जब किसी तारे का अंत होता है तो उसका भार सूर्य के भार से 3 गुना अधिक हो जाता है। ये सारी चीजें आप लोगों ने ऊपर देख ली। जब कोई तारा मृत होने लगता है तो उसका भार बढ़ने लगता है, उसकी आकार में वृद्धि होने लगती है। फिर देखिए निपात होने के साथ यह सघन हो जाता है, या इतना सघन हो जाता है कि प्रकाश भी इसके गुरुत्व से निकल नहीं पाता। यानी धीरे धीरे ये बढ़ते 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 इतना सघन हो जाता है टूटने के बाद कि इससे प्रकाश भी नहीं निकल पाता। बढ़ते बढ़ते टूट जाएगा और टूटने के बाद फिर जो इसके टुकड़े होते हैं वो बहुत घने होते हैं। इस प्रकार यह अंध क्षेत्र हो जाता है, यानी ऐसा हो जाता है कि एकदम अंधेरे जैसा हो जाता है, इससे कुछ दिखता ही नहीं, इसको देखा नहीं जा सकता। इसे क्या कहते हैं? ब्लैक होल। ठीक, अमेरिका के भौतिक शास्त्री जॉन व्हीलर ने 1967 में सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया। यानी एक विदेशी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1967 में किया था। ठीक है, और कहाँ के रहने वाले थे?
अमेरिका यानी यूएसए के। देखिए मैंने आपको बताया ना कि चंद्रशेखर, तो भारतीय वैज्ञानिक थे एस चंद्रशेखर, यानी उनका पूरा नाम क्या है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्होंने 1930 में शारीरिक द्रव्यमान, ये देखिए था हो गया है गलती से टाइप, तो यह है, तो शारीरिक द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की थी जिसके अंदर के तारे श्वेत वामन बनते हैं और जिसके ऊपर के अवशेष द्रव्यमान वाले तारे न्यूट्रॉन स्टार या कृष्ण विवर के रूप में परिवर्तित होते हैं। यानी देखिए उन्होंने तारों के द्रव्यमान की एक सीमा बना दी थी, मतलब कि कैसा इसका स्ट्रक्चर रहेगा तो वो न्यूट्रॉन तारा होगा, कैसा स्ट्रक्चर रहेगा तो वो ब्लैक होल, ब्लैक विवर रहेगा, है ना, या फिर कौन सा, श्वेत वामन। उसके लिए एक इन्होंने एक सीमा बना दी थी, यानी ये इसमें क्वालिटी पाई जाएगी या इस तरह से दिखेगा तो इसको इस प्रकार का तारा कहा जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने इसको डिफाइन किया था। ठीक है, 1.44 शारीरिक द्रव्यमान की चंद्रशेखर सीमा नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे अवशेष तारे के द्रव्यमान से सुनिश्चित होती। यानी इसको डिफाइन इन्होंने किस प्रकार से किया था, तो इन्होंने इसको इस प्रकार डिफाइन किया था कि 1.44 शारीरिक द्रव्यमान का जो नोवा या सुपरनोवा होगा, जब उसमें विस्फोट होगा तो उसके जो अवशेष बचे तारे होंगे उनका जो द्रव्यमान होगा उसी से डिफाइन होगा। जब द्रव्यमान कम रहेगा, ज्यादा रहेगा या मध्यम आकार का रहेगा तो उस प्रकार इन तारों को नाम दिया जाए। ठीक।